नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको साइंस का मॉडल पेपर बताने वाला हूं कि साइंस का पेपर किस तरह से आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा और पूर्णांक 70 नंबर का होगा और 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का यानी हाई स्कूल का आखिरी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, निर्देश में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो जो प्रारंभ का 15 मिनट होता है ये विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रश्न पत्र करना शुरू भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद लिखा गया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में होगा। ठीक है, उसके बाद में खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पीय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका सही जाएगा 100% वही 70 में 70 नंबर का पेपर करके आएगा। ठीक है, जिसका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। उसके बाद जो खंड बा होगा उसमें 50 नंबर जो है लिखित का होगा। उसके बाद में आपका मानचित्र वगैरह दिया गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत होगी, खंड आ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1788, 89, 90 या 87। तो याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दूसरा क्वेश्चन कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो याद रखिएगा कि 1789 में जो फ्रांस है वो एक सीमित राज्य था। ठीक है, अगला है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद ध्यानपूर्वक देखिएगा ऑब्जेक्टिव यानी कि विकल्प जो 5वां आपका है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, इटली से, जर्मनी से, कि फ्रांस से, कि ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। ठीक है, यानी कि 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप 70 के अपने 70 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो दिल्ली जो है भैया ये संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ को प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नेपाल का अंतिम राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नेपाल का अंतिम राजा कौन था, ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र, राज बहादुर या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा कि भूमि जो है ये एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी ईश्वर से प्राप्त किया हुआ संसाधन है या प्रकृति से मिला हुआ संसाधन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो याद रखिएगा कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है। तो याद रखिएगा कि पुनः चक्रीय का मतलब हुआ कि ऐसा संसाधन जिसको बार बार उपयोग में लाया जा सके। तो लोहा जो है ये पुनः चक्रीय संसाधन है, यानी कि लोहे की कोई वस्तु बनी हो उसे पिघलाकर दोबारा फिर से कोई वस्तु बनाई जा सकती है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, दाल, ज्वार, मोटे अनाज या तिल। तो याद रखिएगा जो दालें होती हैं ये क्या होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं। अगला है कि झारिया प्रसिद्ध है। ठीक है, झारिया जो है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि जो झारिया है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्न में से कौन सा विकासशील देश है? भारत, रूस, फ्रांस या अमेरिका? तो याद रखिएगा कि फ्रांस, अमेरिका और रूस ये विकसित श्रेणी में आते हैं। हमारा भारत जो है ये विकासशील की श्रेणी में आता है, यानी विकसित श्रेणी में अभी नहीं है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो याद रखिएगा कि जो एगमार्क है वो खाद्य पदार्थ के लिए माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्पादन का साधन कौन सा है? तो भैया उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ तो होता है पूंजी, यानी कि पैसा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है श्रम, यानी मेहनत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो बैंकिंग एवं बीमा जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अभी देखिएगा। अभी अति लघु और दीर्घ में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा खंड बा आपका यहाँ से शुरू होता है। उत्तर देखिए लिखा है लगभग 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 80 शब्दों में। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा करके जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में चाहे आप लिख सकते हैं, चाहे यूरोप के बारे में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दवा समूह एवं राजनीतिक दल में अंतर बताइए। अथवा लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मृदा अपरदन क्या है? ठीक है ना भाई, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के 3 कारण बताना है। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है ना। मिट्टी का जो अपरदन है यानी बहाव है वो किस किस प्रकार से होता है, इसके 3 कारण हमको बता देने हैं। ठीक है, अथवा करके सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाना है। तो मुझे लगता है 3 नंबर में अगर मृदा अपरदन के बारे में आप लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट करना है या फिर अथवा। ठीक है, याद रखिएगा कि अथवा में से एक ही करना होगा, या फिर संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करना है। और ये सारे के सारे प्रश्न 4 नंबर के होंगे, यानी कि 4 प्रश्न करते हैं तो 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ से देखिएगा वर्णनात्मक प्रश्न प्रारंभ होता है। वर्णनात्मक का मतलब ये हुआ कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है जो कि लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा। अगर कम से कम शब्दों में आप लिखते हैं तो आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। पहले ही पाठ का ये प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताना है। ये भी पहले और दूसरे पार्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा सामाजिक भेदभाव क्या है, आशय बताइए, इसके 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। तो सामाजिक भेदभाव का मतलब ये हुआ कि जो जाति पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो भेदभाव है इसको हमें कैसे मिटाना चाहिए, इसके आशय लिखना है। ठीक है, और इसके 2 कारण आपको बताने हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि मृदा अपरदन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। अथवा भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। ठीक है, यानी भारतीय कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, भारत में किस प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका कि प्राथमिक, द्वितीय अथवा तृतीय क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना है और ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे, यानी 24 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा। तो मानचित्र कैसे भरना है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र में आपको 10 प्रश्न दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है वो स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर शहीद हुए। तीसरा है वो स्थान जहाँ 1929 भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वो स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और वो स्थान जहाँ सर्वोच्च का न्यायालय स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में फिर है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए
बताना है कि यह स्थान कहाँ कहाँ है, जैसे चाय उत्पादक कहाँ पर होता है, जूट उत्पादक मुंबई बंदरगाह, टिहरी बांध और महानदी। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मानचित्र से संबंधित होंगे जो कि आपको मानचित्र में भरने होंगे। ठीक है, तो बस बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से आपने देख लिया होगा और जितने भी प्रश्न मैंने बताया सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।